तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर, एमपीएसआई एवं आपका जो सचिव वाली वैकेंसी आ रही है, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हम लेकर के आ गए हैं। इससे पहले हम आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करा चुके हैं, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करा चुके हैं और आपका जो है जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करा चुके हैं। तो सभी प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट को आपको देख लेना है। बेहतरीन तैयारी करके अपन लोग चल रहे हैं। भले ही आपका एग्जाम मई में होने वाला है, लेकिन तैयारी आपकी लगातार चलती रहनी चाहिए अगर आप फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं। टारगेट वही है अपना, 20 में से 20 नंबर आपको लेकर के आने हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में। ये आपको प्रयास करना है। एप्टेक के सारे जो नए प्रश्न अभी पूछे गए हैं वो एकदम लेटेस्ट वाले प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है भाई, डिप्टी जेलर वाला, तो कुछ प्रश्न आपको कठिन भी देखने को मिल सकते हैं हिंदी में। तो परेशान नहीं आपको होना है ना, सभी प्रश्नों को देखते हुए चलना है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके, सारे मॉक टेस्ट भी टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग बता दें कि भाई एमपी डिप्टी जेलर के लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। बेहतरीन एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न पर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। आपने अभी देखा होगा एमपीएसआई प्री का एग्जाम हुआ है, वहाँ पर कितने सारे लोग इन नोट्स को पढ़ करके सिलेक्ट हुए हैं। उनका शॉर्ट्स वीडियो बना करके हमने डाल दिया है, ठीक है ना। तो एमपी डिप्टी जेलर और फॉरेस्ट गार्ड के भी बेहतरीन नोट्स आपको मिलने वाले हैं मात्र 189 रुपये में एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न पर। आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कहते हैं भैया नोट्स आपको 499 मिल रहे हैं, लेकिन आज हम आपको 299 में दे रहे हैं। तो ये सब नहीं, हम आपको पहले ही बता देते हैं 189 मात्र 189 रुपये में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा वो भी देख लीजिए। जीके जीएस, एमपीजी के साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। सबका प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इसके अलावा सबकी मॉक टेस्ट मिलेगी और साथ साथ में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है सक्सेस जंक्शन की स्पेशलिटी है सुपर रिवीजन नोट्स, जो आपको एग्जाम के 15 दिन पहले सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर रिवीजन नोट्स दे देते हैं। यानी कि माइंड मैप बना करके आपको देते हैं। एक ही पेज में आपको एक टॉपिक के बारे में सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम सेंटर के बाहर भी उसका रिवीजन करना चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको मात्र 189 में मिलने वाला है। कैसे प्राप्त करेंगे? छोटी सी प्रक्रिया, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे अपडेटेड नोट्स, मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको वहां पर मिलती रहेगी। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई, पहले ही बता दिया है। अब अपन चलते हैं सीधे अपने पहले प्रश्न की ओर। ये रहा आज का पहला प्रश्न। हिंदी के जो हाई लेवल के, देखो आज की जो टेस्ट है वो आपको थोड़ी सी हाई लेवल की मिलेगी। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको सेट नंबर 5 प्रोवाइड कराया जा रहा है। आइए आज का पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइए किसने वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना की थी? अब ये एमपी डिप्टी जेलर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो अभी एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है फरवरी 2026 में, वहां पर पूछा गया था। बताइए, मम्मट, आचार्य कुंतक, विश्वनाथ या फिर आनंदवर्धन? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। आइए, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई हर लेवल की तैयारी आपको करके चलना है ना। देखिए व्याख्या देख लीजिए। तो वक्रोक्ति का अर्थ है टेढ़ी या विशिष्ट अभिव्यक्ति। किसी भी चीज को अगर आप घुमा फिरा करके टेढ़ी बातें करते हैं तो उसको वक्रोक्ति कहा जाता है। आचार्य कुंतक ने इसे काव्य की आत्मा माना है। तो वक्रोक्ति सिद्धांत किसने दिया है? वक्रोक्ति सिद्धांत का क्या अर्थ होता है? अभिव्यक्ति की विशेषता, यानी कि यह अभिव्यक्ति के बारे में बताता है। वहीं ध्वनि सिद्धांत की क्या विशेषता है? तो ये अर्थ की गहराई के बारे में बताता है। और ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे पूछे। अब देखो माइनस मार्किंग का खेला हो गया है, बाकी लोग इसको छोड़ करके आएंगे, लेकिन ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप इसे अटेम्प्ट करके आएंगे और 1 नंबर लोगों से एक्स्ट्रा लेकर के आएंगे, ठीक है ना। कोई तुक्का मारेगा इसमें तो उसका माइनस भी हो जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल एक्यूरेट जो है इसका नंबर लेकर आएंगे। इस तरह से आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। इसलिए हमारे जो प्रश्न होंगे वो थोड़ा सा आपको अच्छे लेवल के देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? ध्यान रखना, पूछा क्या जा रहा है, प्रथम उपन्यास के बारे में पूछा जा रहा है। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, गोदान, चंद्रकांता, परीक्षा गुरु या सेवा सदन। अब देखो बहुत सारे लोगों को एक ही उपन्यास याद रहता है, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट है, तो भैया इन्होंने ही लिखा होगा पहला उपन्यास। गोदान या फिर सेवा सदन लगाकर आ जाएंगे, दोनों गलत है। परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। आइए डिटेल यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए, परीक्षा गुरु जो है ना वो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है।
प्रकाशन वर्ष 1882 में इसका हुआ था और यह एक शिक्षाप्रद उपन्यास है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये आपका फॉरेस्ट गार्ड लेवल का। बताइए, रीतिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भक्ति काल, श्रृंगार काल, आदिकाल या फिर आधुनिक काल? सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार काल। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी, इसलिए इसे श्रृंगार काल भी कहते हैं। प्रमुख कवि कौन है? तो कवि बिहारी, केशवदास, ये श्रृंगार रस के कवि हैं। और नायिका का भेद और अलंकार प्रधानता, ये इसकी विशेषता रही है श्रृंगार रस की या फिर श्रृंगार काल की, ठीक है, या फिर रीतिकाल की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अर्थ अलंकार का संबंध किससे है? जो अर्थ अलंकार होता है वो इसमें से किसके बारे में बताता है? ध्वनि के बारे में बताएगा, शब्द के बारे में, अर्थ के बारे में, छंद के बारे में। तो जैसा इसका नाम है अर्थ अलंकार, यानी कि ये अर्थ के बारे में बताता है। ऑप्शन सी आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो, तो अर्थ अलंकार में सौंदर्य जो है ना वो अर्थ से उत्पन्न होता है। किसी का अर्थ से अगर सौंदर्य उत्पन्न हो तो हम उसको अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है। ध्वनि से इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। शब्द अलंकार में क्या होगा? तो शब्द अलंकार जो होगा वो ध्वनि आधारित होता है और अर्थालंकार जो है वो भाव आधारित होता है। पढ़ने के बाद में आपके अंदर भाव आएंगे तो वो अर्थालंकार है, और केवल ध्वनि से अगर उसका अर्थ निकल रहा है तो वो शब्द अलंकार होता है। दोनों का डिफरेंस भी आपको देख लेना है। चलो आगे बढ़ लेते हैं और अगला प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। बताइए, हिंदी साहित्य का इतिहास ये किसने लिखा था? अब ये कृति बोली जा रही है ना, ये किताब किसने लिखी थी हिंदी साहित्य के इतिहास नाम की? बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या फिर रामविलास शर्मा? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी सही रहेगा। तो देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकार भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है और काल विभाजन का जो आधार है वो इन्होंने प्रवृत्ति को माना है। प्रवृत्ति को काल विभाजन का आधार मान करके इन्होंने जो है भारतीय हिंदी के इतिहास की यहाँ पर रचना की है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है रामचंद्र शुक्ल के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। जहां अर्थ का विरोध हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? जहां पर अर्थ का विरोध किया जाए तो कौन सा अलंकार होगा? वहां पर उपमा होगा, विरोधाभास होगा, अनुप्रास या फिर उत्प्रेक्षा? तो विरोध की बात जहां पर की जाए वहां पर कौन सा होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। तो इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पर आप व्याख्या देख सकते हैं। जैसे कि विरोधाभास में अर्थ में विरोध दिखाई देता है लेकिन गहराई में उसका सत्य छिपा रहता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मीठा दर्द। तो मीठा क्या है? देखने में तो लग रहा है भैया बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर गहराई में जाएंगे तो क्या अर्थ रहेगा? दर्द, यानी कि दर्द है जो कि मीठा है, ठीक है। तो विरोधाभास में उसका उल्टा बताया जाता है, इसलिए इसका नाम विरोधाभास रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे कि प्रश्न ये आपको कैसे लग रहा है, इसका सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए, जो कभी ना मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द से अनेक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए क्या होगा? अमर हो जाएगा, अजर हो जाएगा, अच्छा या फिर अविनाशी? तो आइए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा अमर। जो कभी ना मरे उसे हम क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। तो सर अजर किसे कहते हैं? अजर का अर्थ है, जर का अर्थ होता है बुढ़ापा, जो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक है। तो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे हम अजर कहते हैं। अविनाशी क्या कहते हैं? जो कभी नष्ट ही ना हो, जो नष्ट ना हो उसे हम अविनाशी कहते हैं। जिसका विनाश ना हो उसे हम अविनाशी कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए। कबीर किस काव्य धारा से संबंधित है? कबीरदास जो है वो किस काव्य धारा से संबंधित है? सगुण से हैं, निर्गुण से हैं, रीतिकाल से हैं, छायावास से हैं? किससे संबंधित है कबीरदास? तो सही आंसर हो जाएगा कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के हैं। बीजक शब्द रमैनी, ये इनके जो है लिखी गई कृतियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए कबीरदास के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। भाषा इनकी कौन सी थी? तो सदुक्कड़ी, जिसे हम खिचड़ी भी कहते हैं ना, खिचड़ी क्या है या सदुक्कड़ी क्या है, ये इनकी भाषा थी। और ग्रंथ इनका कौन सा है? बीजक ग्रंथ है, जिसमें साखी, शबद, रमैनी, ये 3 जो रचनाएं हैं इनकी, इन तीनों को मिला करके बीजक ग्रंथ की स्थापना की गई है। तो ध्यान रखना, बीजक ग्रंथ किसका है? कबीरदास का है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 9। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ क्या होता है ये बताइए आप। दोष, गुण, आभूषण, वर्णन। लास्ट में आपको बताना है भाई 20 में से कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं, है ना। ध्यान रखना इस बात का। इंग्लिश वाले में कमेंट किया था कि नहीं किया था? अभी इससे पहले इंग्लिश वाली वीडियो हुई थी, कमेंट किया था कि नहीं बताओ। जो लोग भी कमेंट करते हैं सबका हम रिप्लाई देते हैं, सबकी कमेंट को लाइक करते हैं ना। तो कमेंट सबको करना है, बताना है कितने प्रश्न आपके सही लिखे हैं, और साथ ही साथ में ये बताना कि ये प्रश्न आपको कैसे लग रहा है, अच्छे लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। ये सीरीज चालू रखनी कि नहीं रखनी है।
इसके अलावा हमने इंग्लिश की महामैराथन चालू की, आप सबको पता है। टॉपिक वाइज हम एक एक टॉपिक सबको उड़ा रहे हैं। अभी टेंस को हमने कंप्लीट कर दिया है और हमने टारगेट दिया है कि टेंस वाली वीडियो जिस दिन 1000 के पार हो जाएगी उस दिन अगली टॉपिक की वीडियो आ जाएगी। तो आप लोग जा करके जरूर देखिएगा, जिससे कि वो 1000 पार जाए और आपकी अगली वीडियो आ पाए अगले टॉपिक की। ठीक है, चलो। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोष होता है, गुण होता है, आभूषण या वर्णन। तो अलंकार का अर्थ ही होता है अलंकरण अर्थात आभूषण। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अलंकार का अर्थ है आभूषण, जो काव्य को सुंदरता प्रदान करता है, काव्य को सुंदर बनाता है। तो काव्य बराबर शब्द प्लस अर्थ प्लस अलंकार, दो प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। दोनों के बारे में अभी हमने आपको ऊपर बताया है। जिसमें अर्थ के आधार पर सुंदरता का वर्णन हो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं, जिसमें ध्वनि के आधार पर सुंदरता का वर्णन हो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। दोनों अभी आपको बताकर आए हैं। प्रश्न नंबर 10, मेघदूत के रचयिता कौन है ये बता दीजिए। तो कालिदास हैं, भवभूति हैं, बाणभट्ट हैं या फिर दंडी हैं। किसने मेघदूत की स्थापना की है, मतलब कि मेघदूत की रचना की है? सही आंसर कवि कालिदास हो जाएगा। कवि कालिदास की बहुत सारी रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो मेघदूत की रचना कवि कालिदास ने की है। अब ऑप्शन ए इसका आप देख लीजिए सॉल्यूशन। तो कालिदास ने मेघदूत लिखा है, इसमें मुख्यतः इसकी विशेषता क्या है? तो यह एक खंड काव्य है, पहली बात आपको ध्यान रखना। दूसरा, इसमें विरह वर्णन के बारे में बताया गया है। तो कालिदास जो है वो अपने प्रेमिका के लिए पत्र लिखते हैं और मेघ यानी कि बादलों को उसका जो है आधार बना करके भेजते हैं, इसलिए इसे हम मेघदूतम कहते हैं। मेघ को दूत बना करके उन्होंने भेजा था अपने प्रेमिका के पास में, इसलिए मेघदूतम की रचना की गई है। और यह विरह का वर्णन है, यानी कि वो अपनी नायिका से दूर थे, अपने विरह की बातों को उन्होंने मेघ यानी कि बादलों के सहारे भेजा था। तो ये मेघदूतम की स्थापना की थी। चलो, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तत्सम तद्भव भी आपके एग्जाम में 2 पूछे जाएंगे। बताइए, आंख, आग, अग्नि, आंसू। पहले तो आपको पता होना चाहिए तत्सम का अर्थ क्या होता है। हालांकि तत्सम तद्भव पर ट्रिक वाली वीडियो हमने बना रखी है, सर्च करना तत्सम तद्भव बाय सक्सेस जंक्शन, तो ट्रिक वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। वहां से आप कोई भी तत्सम तद्भव को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बताइए, तत्सम का अर्थ होता है कोई भी चीज जो संस्कृत की जैसी हिंदी में वैसी की वैसी ही आ गई हो, अपना रूप चेंज नहीं किया हो, उसको हम तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत में कुछ और थे और यहाँ पर आकर के अपने रूप को चेंज कर लिया, उससे हम कहते हैं तद्भव। अब बता दीजिए क्या होगा, कौन सा ऐसा शब्द है जो जैसा संस्कृत में था वैसा आज भी हम यूज कर रहे हैं। आंख ये नहीं, इसको पहले चक्षु कहते थे, अब आंख कहते हैं। आंसू ये नहीं, पहले अश्रु कहते थे, अब आंसू कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी अग्नि हो जाएगा। अग्नि को पहले अग्नि कहते थे और अब हम आग कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है तत्सम यानी पहले कैसा था, तो पहले अग्नि जैसा था, तो तत्सम आपका अग्नि हो जाएगा और तद्भव आपका आग हो जाएगा। अगर यहाँ पर अग्नि का तद्भव पूछते तो आप आग लगाते, अभी आपसे आग लगाते का अर्थ है आग लगाते नहीं, मतलब आग ऑप्शन में लगाते। ठीक है, पता चला आग ही लगा दिया। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अग्नि बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तत्सम तद्भव का क्या अर्थ होता है, और आग जो है वो तद्भव है और अग्नि जो है वो यहाँ पर तत्सम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब देखो अपन क्या है ना, आम के बाग में बैठ करके वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल प्रकृति के वातावरण में, है ना। तो आपको पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे सकती है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, प्रकृति का मजा लेते रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। बताइए, जो शीघ्र क्रोधित हो जाए उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? क्रोधी कहेंगे, चंचल कहेंगे, उग्र कहेंगे या फिर क्षिप्र कहेंगे? क्या होगा? जो शीघ्र, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। गुस्सा नहीं होना चाहिए ना, गुस्से में आप अपना टेम्पर खो सकते हैं और कोई भी गलत निर्णय ले सकते हैं। तो अगर कभी गुस्सा आए तो 5 सेकंड रुकिए, लंबी सांस लीजिए, सोचिए, फिर कोई भी कदम उठाइए। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे हम उग्र कहते हैं। भैया ये तो बहुत उग्र है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। कभी क्रोधी मत लगा देना, क्रोधी नॉर्मली गुस्से को क्रोधी कहते हैं, लेकिन उग्र आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उग्र का अर्थ है जल्दी क्रोधित होने वाला। और क्षिप्र का क्या अर्थ होता है? क्षिप्र का अर्थ होता है शीघ्र, यानी कि स्पीड। जो क्रोध मतलब कि इसका क्रोध से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपसे पूछी जाए कि कोई चीज़ बहुत जल्दी हो रही है, उसके लिए एक शब्द बताइए, तो हम उसको क्षिप्र कहते हैं। ये क्षिप्र ही आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, तो क्षिप्र के बारे में हमने आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 13, बताइए अज्ञेय जी का वास्तविक नाम क्या था? क्या नाम था अज्ञेय जी का? तो भाई अज्ञेय जी का बहुत तगड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था। ठीक है ना, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जो है ये इनका पूरा हो जाएगा नाम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अज्ञेय का वास्तविक नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन था। और देखो मुख्यतः तो प्रयोगवाद के ये प्रमुख लेखक हैं। ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि अज्ञेय जी कौन से वाद के लेखक हैं, तो प्रयोगवाद के, छायावाद के नहीं है। ठीक है, और ये तार सप्तक इन्होंने लिखा था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तार सप्तक की रचना किसने की है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन ने। और कई नामों में कई बार ये भी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का ही रचना है। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं चांद का मुंह टेढ़ा
चांद का मुंह टेढ़ा, ये किसकी रचना है? ये जो जिसने कमेंट कर दिया ना, मान जाएंगे भैया हाँ तैयारी तुम कर रहे हो। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए और गूगल पर सर्च करने मत चले जाना। चलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल पर सर्च करके भी अगर आप लिख दोगे तो ये आपके दिमाग में हमेशा सेट हो जाएगा। ये भी बहुत कुछ आता है। तो चांद का मुंह टेढ़ा ये किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। चलो प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। जिसमें संदेह हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? संदिग्ध, अनिश्चित, अस्पष्ट या फिर अज्ञात। तो जिसमें भी आपको संदेह लगता है उसे हम संदिग्ध कहते हैं। तो संदेहप्रद जो भी वस्तुएं होती हैं उनको संदिग्ध वस्तुएं कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखो इसमें अस्पष्ट का क्या अर्थ होता है? जो स्पष्ट ना हो। अनिश्चित का क्या अर्थ होता है? जो तय ना हो। तो ये अनिश्चित और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कोई भी चीज में अगर संदेह होता है तो हम उसको संदिग्ध कहते हैं। देखो देखने में ये प्रश्न अभी आपको सही सरल लग रहे होंगे, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर पर बैठते हैं ना तो एक अलग से प्रेशर रहता है, साथ ही साथ में माइनस मार्किंग का भी प्रेशर, डबल प्रेशर इस बार आपको झेलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, डेली मॉक टेस्ट लगानी पड़ेगी, जो हम आपको एकदम एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न पर करवा रहे हैं। ठीक है ना। इसके नोट्स आप ले लीजिए तो आप बढ़िया से रिवीजन कर सकेंगे, अपना थ्योरी पूरी कंप्लीट कर सकेंगे, अपनी मॉक टेस्ट पूरी कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। चलो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बताइए? शब्द, वाक्य, ध्वनि, वर्ण। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ध्वनि जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है और वर्ण जो है वो ध्वनि का लिखित रूप होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो आप वर्ण लगाएंगे। अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए तो आप ध्वनि लगा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। दिनकर को किस नाम से जाना जाता है? महाकवि दिनकर को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि कहते हैं, जन कवि कहते हैं, लोक कवि या फिर महाकवि? तो ध्यान रखना दिनकर जी को हम राष्ट्र कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्र कवि। तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है इन्होंने राष्ट्रभक्ति से प्रेरित कविताएं लिखी हैं, इसलिए इनको हम राष्ट्र कवि की प्रेरणा देते हैं। तो प्रसिद्ध कृति इनकी कौन सी है? तो रश्मि रथी। रश्मि रथी जो है वो इनकी प्रसिद्ध कृति है और कई बार पूछी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 17 देखिए। श्लेष अलंकार में क्या होता है? ये बताइए श्लेष अलंकार में क्या होता है? मोती मानस चून वाला जो आपको एग्जाम्पल याद होगा वो श्लेष अलंकार का अर्थ होता है। बताइए क्या होगा? ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तुलना होती है, अतिशयोक्ति होती है। सही आंसर हो जाएगा एक शब्द के अनेक अर्थ। एक ही शब्द में चिपके हुए शब्द होते हैं, यानी कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, हम उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो श्लेष में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और इसे हम पुन भी कहते हैं। पुन। ठीक है। पूछा जाएगी श्लेष अलंकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इसे पुन अलंकार भी कहते हैं। पुन का अर्थ होता है शब्द का खेल होना। ठीक है। तो इसे हम पुन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। एक बार ये पूछ लिया था उसमें क्या कहते हैं पटवारी में। अब कह रहे पुन क्या होता है तो ध्यान रखना पुन का अर्थ होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का दूसरा नाम पुन होता है। ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, इंडो आर्यन, तिब्बती। अब हो गई गड़बड़। ये भैया भारोपी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो भैया इंडो आर्यन को ही भारोपी कहते हैं। ठीक है ना। तो हिंदी इंडो आर्यन परिवार की भाषा है, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन सी सही। तो हिंदी इंडो आर्यन भाषा परिवार की है। ठीक है। अब इसका जो है इसकी कैसे इसका पूरा मतलब विस्तृत कैसे हुई है ये वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद में प्राकृत आई, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आई और अपभ्रंश के बाद में हिंदी आई। तो पूछते हैं हिंदी से पहले हिंदी का रूप क्या था? अपभ्रंश। अपभ्रंश से पहले क्या रूप था? प्राकृत। प्राकृत से पहले क्या था? संस्कृत था। तो संस्कृत जो है वो हिंदी की जननी भाषा है, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 19। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। अकथनीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय या फिर अज्ञेय? क्या होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अकथनीय हो जाएगा। अकथनीय जिसे कहा ना जा सके। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। अवर्णनीय का क्या अर्थ होता है? तो जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे हम अवर्णनीय कहते हैं। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 20। निराशा का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए। आशा, विश्वास, उत्साह, साहस। तो हर लेवल के प्रश्नों के लिए हमने, क्योंकि भाई डिप्टी जेलर का एग्जाम भी साथ में हो रहा है, फॉरेस्ट गार्ड का भी हो रहा है, जेल पैरी भी हो रहा है, तो आपको ग्रेजुएट लेवल के प्रश्न मिलेंगे डिप्टी जेलर में, नॉर्मल लेवल के प्रश्न मिलेंगे इस वाले एग्जाम में। तो दोनों लेवल के प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो निराशा का विलोम हो जाएगा आशा। निराशा मतलब उम्मीद ना होना, आशा मतलब किसी भी चीज की उम्मीद होना। ठीक है। व्याख्या देख लीजिए। तो निराशा का उल्टा आशा, ये बिल्कुल सीधा इसका विलोम हो जाएगा। तो निराशा का अर्थ होता है होप का अभाव, यानी कि जिसमें कोई भी उम्मीद ना हो। चलिए
तो ये आज की वीडियो थी, आपको बताना 20 में से कितने नंबर आपके सही निकले हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों ने एमपी पुलिस के नोट्स लिए थे, एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है और इन लोगों के बेहतरीन तरीके से अच्छे नंबर आए हैं। फिजिकल भी इन लोगों का अच्छा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने एमपी पुलिस भर्ती 2025 के सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए थे। 85 नंबर सर आए हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। एमपी पूरी फंसी थी। अपना स्कोर भी इन्होंने हमारे साथ में शेयर किया था। 80 नंबर इनका फिजिकल भी हुआ है। तो भाई समझ लो कहाँ पर ये मेरिट को लेकर जा रहा है। 165 नंबर, ठीक है ना। तो बहुत बहुत बधाई आपको एमपी पुलिस में सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा इनका आप देख सकते हैं तो सर आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे। एसआई और कांस्टेबल दोनों एग्जाम के नोट्स लिए थे, दोनों एग्जाम इनके निकले हैं और फिजिकल भी इनका एमपी पुलिस का अच्छा गया है। 81 नंबर इन भाई किया, इन्होंने भी अपना स्कोर शेयर किया था। तो इसी तरह से आप भी अपने स्कोर शेयर कर रहे होंगे। जब आप इन नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जो प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं इन नोट्स के साथ में प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, मॉक टेस्ट लगा लेंगे और जो सुपर रिवीजन नोट्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, तो आप भी इसी तरह से मैसेज लिख रहे होंगे कि सर मेरा सिलेक्शन इस भर्ती में हो गया, सर मेरा सिलेक्शन एमपीएसआई में हो गया, मेरा एमपी डिप्टी जेलर में हो गया, फॉरेस्ट गार्ड में हो गया, ठीक है ना। तो तैयारी करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो हो सकता है कल वीडियो ना आ पाए क्योंकि कल माता जी का हमारे ऑपरेशन है, अपोलो ग्वालियर में करवा रहे हैं, तो वीडियो नहीं बन पाएगी, है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, 5 तारीख से वापस से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।